बीए पार्ट 1 के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित आदिकालीन साहित्य के रासो काव्य और लौकिक काव्य पर आज हम चर्चा करेंगे। रासो शब्द की उत्पत्ति और प्रयोग के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे रसायन से बना हुआ मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे नाट्य उपरूपक रासक से प्रादुर्भूत कहते हैं। अन्य कुछ लोगों ने इसे राजयश, राजयज्ञ या रहस्य से निकला हुआ मानते हैं। रासो लोक प्रचलित नाट्य रास से निकला हुआ प्रतीत होता है। भागवत का रास भी लोक से लिया गया है। इसमें गीत और नाट्य दोनों का मिश्रण होता है। भागवत की रासलीला में भी यह सिद्ध होता है। जैन अपभ्रंश में भी रास की लंबी परंपरा है। जैन रास मूलतः सांप्रदायिक हैं, किंतु साहित्य में प्रविष्ट होकर उनका रूप श्रृंगार और वीर रस से मिश्रित हो गया है। रासो काव्य की प्रकृति। रासो काव्य की मूल प्रकृति सामंतों और राजाओं के शौर्य और विलास का अतिरंजित चित्र प्रस्तुत करना है। सामंती चरित्र के ये अनिवार्य अंग हैं। रासो काव्य की प्रामाणिकता संदिग्ध है, पर उनके आधार पर तत्कालीन सामंती समाज की विलासिता और वैयक्तिकता तथा उनके शौर्य का पता लग जाता है। जो भी हो, रासो काव्य हैं उनमें पारस्परिक युद्धों, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, रूप लोभ आदि का खूब बढ़ चढ़कर चित्रण किया गया है। आदिकालीन रासो साहित्य में खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमेघ जस चंद्रिका आदि रचनाएं आती हैं। बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो एक विरह काव्य है। इसके रचयिता नरपति नाले हैं, पर अपने ऐतिहासिक तथ्य, रचना काल और भाषा के आधार पर अप्रमाणिक सिद्ध हो जाता है। बीसलदेव रासो की विभिन्न प्रतियों में उसके रचना काल की विभिन्न तिथियां अंकित हैं। किसी पर सन 1073, किसी पर 1076 और कोई संवत 1212 और कोई 1272 विक्रम संवत आदि आदि बताए जाते हैं या अंकित प्राप्त होते हैं। यह कहना कठिन है कि कौन सी तिथि प्रामाणिक है अथवा एक भी प्रामाणिक नहीं है। शुक्ल जी इसका रचना काल विक्रम संवत 1212 ठहराते हैं। आचार्य द्विवेदी जी इससे सहमत हैं। मोतीलाल मेनारिया इसे 1546 से 60 के आसपास का रचा हुआ ठहराते हैं। बीसलदेव रासो 4 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती का विवाह शाकंभरीश्वर से हुआ है, उसी का वर्णन इसमें है। दूसरे खंड में राजमती से रूठकर रतन लाने के लिए बीसलदेव का उड़ीसा जाना उल्लेखित है। तीसरे खंड में राजमती का वीर वर्णन और चौथे खंड में राजा भोज का अपनी पुत्री को मालवा ले जाने का वर्णन है और उसी में बीसलदेव के उड़ीसा से लौट आने और राजमती को अपने घर ले जाने का प्रसंग समाविष्ट है। संदेश रासक की तरह बीसलदेव रासो एक गेय काव्य है। इसमें गार्हस्थ्यिक जीवन का उतार चढ़ाव, शकुन अपशकुन, 12 मासा, मुहूर्त विचार, तंत्र मंत्र आदि सब समाहित हैं। पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई रचित पृथ्वीराज रासो इस काल का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह जितना अधिक महत्वपूर्ण है उतना ही अधिक विवादास्पद भी है। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एक विशालकाय ग्रंथ भी है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का बाल सखा, परामर्शदाता और राजकवि था। रासो के अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गौरी अपने देश ले जाता है और बाद में चंद्र भी वहाँ पहुँचता है और उसे ऐसे युक्ति निकालता है कि गौरी पृथ्वीराज के शब्दभेदी बाण से मारा जाता है। पर रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। इस संबंध में 3 प्रकार के मत हैं। रासो मूलतः पूर्णतः प्रामाणिक रचना है। द्वितीय मानते हैं कि रासो एक अप्रामाणिक रचना है। तीसरा मत है रासो न प्रामाणिक है न अप्रामाणिक है, यह एक अर्ध प्रामाणिक रचना है। रासो अपनी प्रकृति में महाकाव्य है। इसमें मंगलाचरण, सज्जन दुर्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा, नक्षिक वर्णन, अलंकार विधान, अप्रस्तुत योजना आदि सभी परंपराभुक्त हैं। रासो का केंद्रीय वर्ण्य विषय युद्ध है। विलास से इसका घना रिश्ता है। युद्ध और विलास सामंती जीवन के अनिवार्य अंग है। पृथ्वीराज भी कम विलासी नहीं है।
उसकी विलासिता दो स्थानों पर देखने को मिलती है। संयोगिता हरण से पूर्व ऋतु वर्णन में और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय महाजनों द्वारा राजा को सूचित करने में असमंजस। राजा ऐसा रसिक है कि जिस रानी से छुट्टी मांगने जाता है वहीं 2 महीने विलंब जाता है, अर्थात रानियां मनुहार करती है प्रेम से और वो वहीं ठहर जाता है। संयोगिता जैसी सुंदरी नई रानी को पाकर वह विलास में निमग्न हो जाता है। मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया है और पृथ्वीराज को इसका पता भी नहीं है और उसे कैसे सूचित किया जाए ये भी कठिन है। महाजन लोग एकत्रित होते हैं और आपस में परामर्श करते हैं। किम बूझे रतिवंती राजन। रतिवंती शब्द पूरे सामंती समाज की दिनचर्या को उघाड़ कर रख देता है। समग्र महाकाव्य के भीतर पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक और राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है वो उससे कहीं अधिक राष्ट्र की भी है। इसकी भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी डिंगल है। इसी परंपरा में एक अन्य ग्रंथ है आलाखंड। इसके रचयिता जगनिक माने जाते हैं। ये महोबा नरेश के दरबारी कवि थे। उनका कालखंड 1173 ईस्वी है। कहा जाता है कि जगनिक ने पृथ्वीराज रासो की तरह परमाल रासो लिखा था, एक विशाल ग्रंथ था, परंतु यह अब उपलब्ध नहीं है और आलाखंड उसी का एक अंश है। आला उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पीढ़ी दर पीढ़ी गाया जाता रहा है। लोक कंठ में बसे इस लोकगीत की प्रकृति बैलेड की है, अर्थात युद्ध काव्य की है। सन 1865 में फर्रुखाबाद के जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने भाटों की सहायता से इसको लिपिबद्ध कराया था। आलाखंड में छोटी बड़ी कुल 52 लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। युद्ध के 3 प्रमुख कारण हैं: विवाह, प्रतिशोध और लूट। आलाखंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। कहीं कहीं उदल की रसिकता का वर्णन अवश्य देखने को मिलता है। जगनिक ने परमार पक्ष के लोगों को पांडवों का अवतार कहा है और उनको किसी न किसी प्रकार का वरदान प्राप्त है। युद्ध में स्थान विशेष की बने हुए तलवारों, भालों और शस्त्रों के साथ साथ जादू का प्रयोग भी भरपूर इसमें किया गया है। जादू के काम में स्त्रियां दक्ष हैं, माहिर हैं। नैनागढ़ की सोना रानी, पथरीगढ़ की श्यामा भक्तिन, नरवरगढ़ की हिरिया मालिन जादू का अचूक मार करती हैं और पूरी सेना को तंद्रालस या पत्थर बना देती हैं। स्पष्ट है कि आलाखंड लोक से गहरे अर्थ में संयुक्त था और क्षत्रियों की आयु का आदर्श वाक्य इसी काव्य में हमें मिलता है। 12 बरस ले कुकर जिए और तेरे लिए जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। जो भी हो, आषाढ़ मास आया नहीं कि गांव गांव ढोलक की थाप लेकर अलहेत के कंठ से आला फूट पड़ता है। जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका आदिकालीन की रासो परंपरा में या वीर रसों की परंपरा में ये 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कहा जाता है कि भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि ने जयमयंक जस चंद्रिका नामक कृतियां लिखी और ये जयचंद की प्रशस्तियों में लिखी गई है। ये दोनों महाकाव्य थे ऐसा माना जाता है और इनका उल्लेख हमें सिंघायच दयाल दास के ग्रंथ राठौरारी ख्यात में प्राप्त होता है, परंतु आज ये दोनों ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। रासो काव्यों की परंपरा के पश्चात आदिकाल की काव्य धाराओं में लौकिक साहित्य भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उस पर भी हम संक्षेप में विचार करना चाहेंगे। आदिकाल में लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की जो प्रवृत्ति मिलती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी कुछ प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं और कुछ ग्रंथ भी। ढोला मारूरा दूहा 11वीं सदी में रचित यह एक लोक भाषा का काव्य है और ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। राजस्थान में बहुत अधिक लोकप्रिय है। सोरठ यारो दूहो भलो, भली मरवंडी बात, जोबन छाई धन भली, तारा छाई रात। मूलतः दोहों में रचित लोक काव्य है ये और 17वीं सदी में कुशल राय वाचक ने इसमें कुछ चौपाई आदि जोड़कर इसको विस्तार दिया है। इसमें ढोला नामक नायक और मारवाड़ी राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम कथा आदिकालीन श्रृंगार परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
ढोला मारूरा दोहा का मूल रूप दोहों में ही मिलता है। ये दोहे श्रृंगार की परंपरा का आरंभ करते हैं, जो आगे जाकर बिहारी के काव्य में प्रतिफलित होता है या पूर्णता प्राप्त करता है। मारवाणी के वियोग और संयोग के चित्र बहुत अधिक भावपूर्ण बन पड़े हैं। इसी श्रृंखला में एक अन्य ग्रंथ है वसंत विलास। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के शब्दों में यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। सर्वप्रथम ये रचना हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में सन 1952 में प्रकाशित हुई थी। केशवलाल हर्षद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। इस कृति की रचयिता का पता अभी तक नहीं चल सका। इसमें 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्र किया गया है। इस काव्य में प्रकृति और नारी दोनों का मदोन्मत्त स्वरूप श्रृंगार रस की तीव्र धारा को प्रवाहित करता है। आदिकाल को विद्वानों ने अब तक वीर गाथाओं और धार्मिक उपदेशों से युक्त युग माना है। वसंत विलास इस धारणा को किंचित तोड़ता है। वसंत विलास ने राउलवेल की श्रृंगार भावना को चरम विकास पर पहुंचा दिया था। इस कृति में आदिकाल के जनजीवन का वह सरस पक्ष उभरता है जिसे आचार्य शुक्ल शायद तलवारों की झंझनाहट के आधिक्य के कारण सुन नहीं पाए थे। स्त्री, पुरुष और प्रकृति तीनों के अजरस बहती मदोन्मत्ता का जैसा वर्णन इस काव्य में मिलता है, वैसा हिंदी के रीतिकालीन कवि भी नहीं कर सके। लौकिक काव्य की एक अन्य महत्वपूर्ण कड़ी है खुसरो की पहेलियां और मुकरियां। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो सन 1283 के लगभग रचना प्रारंभ करते हैं। उनका जन्म एटा के पटियाली गांव में हुआ था। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने मनोरंजन के लिए पहेलियों और मुकरियां लिखी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि हैं। खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनकी पहेलियों और मुकरियों में मनोरंजन व जीवन के प्रति गहरे व्यंग एक साथ मिलते हैं। अमीर खुसरो को भाव की गहराई की दृष्टि से भले ही अधिक महत्व न दिया जाए, पर भाषा की दृष्टि से उनकी पहेलियां साहित्य के इतिहास का एक सदा महत्वपूर्ण अंग रहेंगी। धन्यवाद।